हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि रजत दल्ले ने ऑडिशन दिया है। ये ऑडिशन किस लिए दिया है? ये ऑडिशन उसने दिया है सनी देओल की जो फिल्म है ना घातक, जिसमें सनी देओल डायलॉग बोलते हैं कि सातों के सातों को साथ में मारने की कसम क्या खा ली, सातों अलग अलग घूमने लग गए, चीर दूंगा, गाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। उसी तरह से रजत दल्ले ने कल घातक 2 के लिए ऑडिशन दिया कि पाड़ दूंगा, पाड़ दूंगा, पाड़ दूंगा, पाड़ दूंगा। 14 के 14 वहां 7 के 7 थे, यहाँ 14 के 14 एक साथ आ जाओ, क्या पाड़ लोगे, क्या पाड़ लोगे, क्या पाड़ लोगे। तो रजत दलाल जो कि कहने को वेट लिफ्टर है, लेकिन अब वो एक्टर बनने वाले हैं और उन्होंने दमदार तरीके से अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन किया है। पाड़ दोगे, पाड़ दोगे। मुझे लग रहा है कि अगर ये रजत दलाल शो में टिका रहा तो जब इसकी फाइनल जर्नी जो दिखाई जाएगी उसमें बस चुनिंदा लाइनें होंगी कि पाड़ दूंगा, पाड़ दूंगा, पाड़ दूंगा, पाड़ दूंगा। क्या पाड़ लोगे? बियौत के बाहर हो तो करके दिखाना, पाड़ लो, पाड़ लो, पाड़ दो, पाड़ दो। हर वक्त सिर्फ पाड़ना, पाड़ना, पाड़ना। तो ये रजत दलाल जो कि हर एक दूसरे मिनट में धमकी देता कि क्या पाड़ लोगे, क्या पाड़ लोगे। भाई कभी सलमान खान के सामने भी ये जिगरा और इस अंदाज में बोल करके दिखाओ कि सलमान क्या पाड़ लेगा तू, तब हमें पता चले कि तुम वाकई में दमदार खिलाड़ी हो, जबकि हकीकत में तुम हवाबाज हगोड़े हो। और ये एक नहीं कई बार साबित हो चुका है। यही नहीं मित्रों, पिछले वीकेंड के बारे में फराह खान के सामने ये रजत दलाल क्या बोला था कि घर में औरतों से कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा। एक तरफ ये रजत दलाल बोलता है कि बदतमीजी से कोई महिलाओं से बात नहीं करेगा, दूसरी तरफ श्रुतिका हो, चुम हो और चाहत पांडे हो और शिल्पा शिरोडकर, इनसे ये रजत दलाल खुद बदतमीज लहजे में बात करता है। और कल तो ये चुम और श्रुतिका के ऊपर अपनी दादागिरी भी दिखाता है। और वो जो टास्क हो रही थी टाइम गॉड वाली, वहां पर ये धक्का देता है, एक पागल सांड की तरह सबसे टकराता है, फिर बोलता है मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने धक्का नहीं दिया। और सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है मित्रों कि जिस राउंड में ये खुद संचालक था, संचालक होते हुए ये चुम को उस राउंड से बाहर कर देता है, धक्का दे करके गिरा देता है उसका बॉल वगैरह। मतलब आप देख लीजिए भाई साहब, एक तरफ ये खुद को स्पोर्ट्समैन बोलता है, एथलीट बोलता है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शायद इसे छू कर भी नहीं गुजरी है। अब रजत दलाल ने कल कैसे पागल सांड की तरह बिहेव करा है, सबको टल्ले मारे हैं, टक्कर मारी है, लेकिन बेशर्मी देखिए रजत दलाल की कि वो नेशनल टीवी पर कहता है कि मैंने टक्कर नहीं मारी। हालांकि यही रजत दलाल थोड़ी देर पहले श्रुतिका से बोलता भी कि हाँ मेरे से टक्कर लग गई थी, मैंने टक्कर मारी थी, थोड़ी देर बाद बोलता मैंने नहीं मारी टक्कर। अब यहीं पर साबित हो जाता है कि रजत दलाल कितना झूठा और दोगला है। और रजत दलाल का जो सरनेम है, उस सरनेम को तो रजत दलाल खुद ही जस्टिफाई कर रहा है। जिस तरह से वो जो सस्ती हीरा मंडी की जो सस्ती बार बालाएं हैं, उनका वो दल्ला बन करके बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? बिकॉज 2 ग्रुप बन चुके हैं, केवी और वीवी का ग्रुप है। हालांकि वीवी के ग्रुप में अब एवी चलने लगा है। और जिस तरह से अविनाश ने पिछले 2-3 एपिसोड से खुद को कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फिर से बना लिया है, ये वीकेंड का बार में जो कुछ हुआ था ना, उन चीजों का ये आफ्टर इफेक्ट है। बट जैसे कि अविनाश का ग्रुप है, करण का ग्रुप है, उसी तरह से रजत दल्ला भी चाह रहा था कि उसका कोई ग्रुप बने। उसी तरह से रजत दल्ला भी चाह रहा था कि भाई हर सीजन में एक मास्टरमाइंड की वैकेंसी आती है। अब चूंकि ये जो मास्टरमाइंड की वैकेंसी है ये खाली पड़ी थी, क्योंकि वहां पर कोई भी उम्मीदवार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर नहीं रहा था, क्योंकि सारे के सारे एकदम लपड़ झंडे अवस्था में चल रहे थे। तो ये जो मास्टरमाइंड की जो पोस्ट थी, इस पर रजत दल्ले ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी। और मास्टरमाइंड वो कैसे बन सकता है? मास्टरमाइंड वो तभी बन सकता है जब कुछ 2-4 चिलगोज है जिनमें बुद्धि नहीं है, वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दें। तो कभी बग्गा, तो कभी सारा, तो कभी कशिश, तो कभी यामिनी। ये यामिनी जो कि नॉमिनेटेड नहीं है, फिर भी कैसे फपला रही हैं, कभी चाहत से पंगा ले रही हैं, कभी केवी से पंगा ले रही हैं। और आपने एक पर्सनालिटी में एक सडन शिफ्ट देखा होगा यामिनी की। ये वही यामिनी मल्होत्रा है मित्रों, जो कि पिछले वीक तक बिग बॉस यहाँ पर कोई भूत चुड़ैल है, बिग बॉस सारा जी मुझे चुड़ैल बनकर डरा रही है, बिग बॉस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यामिनी मल्होत्रा की जब से एंट्री हुई है घर के अंदर, तब से उनका यही अंदाज आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उनका मतलब बॉडी लैंग्वेज के साथ उनकी आवाज वगैरह सब बदल चुका है। वो चाहत पांडे से जिस तरह से लड़ रही थी पहले, तो एक दिन पहले के एपिसोड की ये बात कर रहा हूं मैं, जब वो 3 लोग एक बेड पर सोते हैं, तो चाहत ने बोला कि आप अकेले कैसे सो रही है। उसके ऊपर वो केवी से लड़ने की कोशिश करती है, केवी आकर के उनकी बोलती बंद करता है। फिर इसी चाहत पांडे से ये यामिनी कल फिर लड़ी कि चोरी कर ली, इसने चोरी कर ली, चोरी कर ली, मेरी प्लेट में से आलू खा लिया। मतलब वो यामिनी जो कि थोड़े दिन पहले तक बिग बॉस ये क्या हो रहा है बिग बॉस, अब सडनली भाई इनकी बोली वगैरह सब बदल चुकी है। आई होप कि वीकेंड के बारे में यामिनी का ये जो सडन चेंज इन पर्सनैलिटी हुआ है इसे हाईलाइट किया जाए। और साथ ही साथ ये यामिनी, ये ईडन, ये सारा, ये कशिश, ये जो गलत फहमी में है कि भाई साहब ये बड़ी हॉट है, जिस तरह से वो यामिनी और ईडन बोलती है ना कि देखो क्या माहौल बना है, उधर वो लोग बैठे हैं, इधर रजत के साथ सारी हॉटीज बैठी हैं। भाई ये गलत फहमी, प्लास्टिक और मांस का थोड़ा सा ये लोथड़ा जो है, ये खुद को हॉटी हॉटी बोल रहा है। ये यामिनी जो कि दिखने में ही छोटा हाथी लगती है, ये कहाँ से हॉटी हॉटी? मतलब आप हाथी हो, आप हॉटी नहीं हो,
लेकिन गलतफहमी तो देखो ईडन की, सारा की और यामिनी की, कि खुद को हॉटी-हॉटी बोलते फिरते हैं। एनीवे इन सारी बातों को साइड में करके मेन टॉपिक पर आते हैं, और मेन टॉपिक है अविनाश मिश्रा, जो कि टाइम गॉड बन चुका है। लेकिन टाइम गॉड बनते से ही अविनाश मिश्रा जो एक अलग ही साइड दिखा रहा है अपनी, और ये साइड क्या है, कतई महान इंसान होने का या फिर जो एकदम कतई फेयर इंसान होने का जो दिखावा कर रहा है। अविनाश को लग रहा है कि अंदर कंटेस्टेंट और बाहर ऑडियंस जो है वो पकड़ नहीं पाएगी। जिस तरह से अविनाश एकदम से मतलब अपने ग्रुप के लोगों को ही नॉमिनेशन में ले आया, पहले विवियन को, और जो हमने प्रोमो देखा है जिसमें कि वापस से वो विवियन को मतलब उसकी फोटो फेंक रहा है और ईशा गर्दुल्ली जो है वो रो रही है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि करण के प्रति अब अविनाश कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि ये वही अविनाश मिश्रा है मित्रों जो कि कल तक करणवीर मेहरा को ऑलमोस्ट टाइम गॉड बोलता था, बुढ़ा बोलता था, टकला बोलता था, लेकिन अब सडनली वीकेंड का वार के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है और ये करण को वाइस टाइम गॉड बना देता है। और कहीं ना कहीं वो घोड़े के ऊपर बैठ करके करण से बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा था। दिखावे की एक्टिंग है ये, आउट ऑफ डेस्परेशन वो दिखाना चाहता है कि देखो भाई मैं करण तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट देता हूँ, ये वो, जबकि ये कुछ और नहीं है। क्योंकि उसने वीकेंड के बारे में देख लिया कि पूरा शो करणवीर मेहरा शो बन चुका है और ईशा और विविन के साथ रह करके उसे कुछ फुटेज, अटेंशन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करे। हालांकि वो ये भूल चुका है कि वो करणवीर मेहरा के साथ बात कर रहा है। वो करणवीर मेहरा जो खतरों का खिलाड़ी जीत करके आया है वो ऐसे ही नहीं जीता है। अविनाश को लग रहा है कि वो करण को अपने पाले में ले लेगा, लेकिन पीठ पीछे जाकर के वो करण के खिलाफ ही गड्ढा खोद रहा है। वो चुम को भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और विवियन और ईशा से तो बोलता ही है कि इसको मैंने उतार लिया है अपने शीशे में, अब इसको घोड़े पर बिठाकर ऐसे लात मारूंगा, ये मेरे सामने बैठने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन वो भूल चुका है कि ये सारी बातें करण भी समझता है। जब चुम ये अविनाश और विपिन के साथ बात करके आती है तो करण उससे कहता है कि ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग दैट आई एम ऑलरेडी डूइंग विथ हिम, मतलब जो वो तुम्हारे साथ कर रहा है वो मैं उसके साथ कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि करणवीर अच्छे से समझ चुका है कि जो दांव वो अविनाश के ऊपर खेल रहा है, अविनाश कहीं ना कहीं उन सारे दांव को कॉपी कर रहा है। दैट मीन्स क्या है कि ये अविनाश जो कि बड़े क्रैश कोर्स की बात कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में अविनाश को खुद को जरूरत पड़ गई है कि उसे कोई क्रैश कोर्स सिखाए। और जैसा कि करण ने कहा था कि वो सब सिखा करके जाएगा, तो अविनाश मिश्रा हूबहू वही सारी चीजें फॉलो करने की कोशिश कर रहा है जो वो करणवीर के अंदर देख रहा है। तो करणवीर ने कहा था कि तेरे को सिखा करके जाऊंगा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो अविनाश जो है वो खुद ही अनइंटेंशनली साबित कर रहा है कि खेल में तो भाई साहब करणवीर मेहरा उसका बाप है, क्योंकि अविनाश जो कुछ भी करना चाह रहा है वो करणवीर करके छोड़ चुका है। अब दिल को बहलाने के लिए अविनाश मिश्रा भले ही अपने ख्याली पुलाव पकाता रहे कि उसने करण को अपने पाले में ले लिया है, ये है वो है, जबकि देखा जाए तो खेल तो करण रहा है। और जिस तरह से हमने आज रात के एपिसोड का प्रोमो देखा है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि करणवीर मेहरा खुद को सेव करा लेगा और रजत दलाल वगैरह सबको पीछे छोड़ देगा। एनीवे हम अविनाश की बात कर रहे थे जो कि इन सारी चीजों को अपनी प्लानिंग बोल करके प्रमोट करेगा, जबकि मेरा मानना है कि अविनाश अभी जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी डेस्परेशन दिखा रहा है, एंड आउट ऑफ डेस्परेशन। और डेस्परेशन किस बात की, इस शो को अविनाश वर्सेस करण बनाने की एक डेस्परेट कोशिश है उसकी। जैसे कि वीकेंड का बार में पता चल गया कि ये करणवीर मेहरा शो है, और फिर वो करण से बात भी करता है कि भाई मैं तो नंबर तीसरे या चौथे के लिए लड़ रहा हूँ, जबकि मेरे को तो टेक्निकली नंबर 1 या 2 में आना चाहिए। तो खुद को कैसे भी करके वो टॉप 2 में लाना चाहता है, और उसे पता है कि एलिस जो कि टॉप 2 में थी वो निकल चुकी है, तो विवियन भी निकल सकता है। इट्स जस्ट कि आपको हल्का सा पुश करने की जरूरत है। और चूंकि विवियन का तो कोई गेम प्लान है ही नहीं, वो तो बेफालतू में कूदता है। कल भी आपने देखा कि रजत ने जब वो पुश करा, धक्का दिया, श्रुतिका का बाउल वगैरह गिरा दिया था, श्रुतिका का या चुमका गिराया था, तब जब देख लिया विवियन ने कि भाई वो कहीं नहीं दिख रहा, तो जबरदस्ती में आकर के कूदता है कि गेम रीसेट होगा, ये होगा वो होगा। जबकि आई डोंट थिंक कि वहां पर विवियन को कूदने की जरूरत भी थी। उसने एक्चुअली में अपना मजाक ही बनवा लिया, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें उसने करी कि रजत गेम रीसेट करेगा, गेम रीसेट कर रहा, मैंने बोल दिया है। कोई गेम रीसेट वगैरह कुछ नहीं कराता। और ये विवियन जो भले ही कितना लॉजिकल बनता हो, जब करण उधर से काउंटर करता है तो सारे लॉजिक धरे के धरे रह जाते हैं लाडला डिसेना के। और ये सारी बातें बाहर बैठी जनता के साथ साथ अविनाश मिश्रा भी तो देख रहा है, क्योंकि अविनाश मिश्रा ही तो था ईशा के साथ जब ये बैठा था अविनाश, और विवियन जब कन्फेशन रूम से आया था पिछले वीक, और बिग बॉस ने गुगली डाल दी थी कि भाई सारा ने सबको इंस्टिगेट करा था, तो कन्फेशन रूम से बाहर आने के बाद से विवियन सारा कर रहा था। लेकिन जब फराह खान के सामने किसको निकलना चाहिए, तो वहां पर विवियन ने कशिश का नाम दिया था। अब ये सारी बातें बाहर हम सब ने भी देखी हैं, और यही सारी बातें अविनाश मिश्रा ने भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करी है कि भाई विवियन तो मतलब एक बात पर, एक स्टैंड पर टिकता ही नहीं है। तो उसने एक नहीं कई सारे ऐसे रीजन जो है वो अच्छे से पिक कर लिए कि भाई विवियन को टॉप 2 से हटाया जा सकता है। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड मैटर ऑफ एफर्ट्स। तो एफर्ट लगाने शुरू कर दिए हैं अविनाश ने, और इन एफर्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं पिछले 2-1 दिन से
वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। और जिस तरह से टाइम गॉड वाली टास्क हुई है, जिसमें कि पहले एक दिन पहले वो करेंसी का खेल था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा करेंसी इसके पास थी एज टैक्सी ड्राइवर वगैरह, और करण और दिग्विजय के पास, आई थिंक करण के पास 7,000 थे, तो वो दावेदार नहीं बन पाया। बिग बॉस ने क्या कहा था कि 3 लोग दावेदार बनेंगे, 2 ट्रैफिक हवलदार, वो यामिनी और चाहत, उन्हें तो डिस्क्वालीफाई कर दिया बिग बॉस ने। दावेदारी में आता कौन है? 7-7 हज़ार की करेंसी लेकर के श्रुतिका चुम, और उधर से ये रजत और ये अविनाश। और ये तो आपने भी देखा होगा कि जैसे ही अविनाश मिश्रा दावेदारी में आ जाता है, उसके बाद से वो चुम के प्रति कुछ ज़्यादा ही नरम हो जाता है। हालाँकि वो चुम से ये भी बोलता है कि आप तो बड़ी बातें कर रही हो कि आप करण के लिए ट्रॉफी छोड़ दोगे, लेकिन करण तो मेरे से घोड़े पर बैठ कर के कुछ और ही बोल रहा था। हालाँकि करण ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं वो चुम को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। हालाँकि पूरी तरह से वो एफर्ट वहाँ पर डालता नहीं है, बट कहीं न कहीं चुम को अपने पाले में लेकर के आ जाता है कि चुम, कल हम और तुम लड़ेंगे टास्क में, फेयर खेलेंगे। और जैसे कि आपने कल भी देखा, जब वो कहता है कि ये रजत ने चुम का वो बाउल गिरा दिया है, बट ये फेयर होना चाहिए, नहीं मेरे को खैरात में कुछ नहीं चाहिए, नहीं चुम तुम भी मेरे साथ लड़ो बराबर, ये तो किसका है, एंड्योरेंस का है ये खेल, तो जो ज़्यादा देर तक टिकेगा वही जीतेगा, इस तरीके से खेलना चाहिए। नहीं मैं तो फेयर खेलूँगा, नहीं चुम तुम भी खेलो, यहाँ पर तुम्हारा भी हक बनता है। तो कहने का मतलब है कि करण को तो वो अपने पाले में ला ही रहा है, साथ ही साथ वो चुम को भी कहीं न कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। इन शॉर्ट, जैसे कि फराह खान ने बोल दिया है कि ईशा तुम दोनों को घुमा रही है, तुम पप्पू और चप्पू बन चुके हो। इस चीज़ ने कहीं न कहीं अविनाश को अंदर से बुरी तरह हर्ट कर दिया है। इधर फराह खान ने इन्हें पप्पू और चप्पू बोला, वहाँ अविनाश मिश्रा ने एक कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फराह खान को गलत प्रूव करके मानूँगा। लेकिन जो दूसरा पप्पू है विवियन, भाई उसको तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो 8 साल काम करके आया है। जब कल के एपिसोड में शिल्पा शिरोडकर बोली ना कि फ़िल्में करोगे क्या? तो ये विवियन खुद को ही जस्टिफाई कर रहा था कि नहीं मेरे को करना ही नहीं, मेरे जो रोल्स हैं वो पोल्स अपार्ट है एक दूसरे से, मैं तो टीवी सीरियल ही करूँगा। भाई दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख़्याल अच्छा है, क्योंकि हम भी जानते हैं, हमने भी देखा है कि बहुत सारे जो टीवी एक्टर्स हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि कब उन्हें कोई पिक्चर मिल जाए। अमर उपाध्याय से लेकर के बहुत सारे, करण सिंह ग्रोवर से लेकर के, वो कौन थी यार पिछले सीज़न की, मैं महान बलिदानी टूरियल फॉर अ रियलिटी शो वाली, उसको तो डंकी पिक्चर ऑफ़र हुई थी ना, डंकी पिक्चर में हमने दूरबीन लगा करके देखा, हमें तो वो दिखाई नहीं दी। लेकिन कैसे पीआर ने एक फेक खबर उड़ा दी थी कि प्रियंका चार चौधरी को डंकी पिक्चर ऑफ़र हुई है। तो हर जो टीवी एक्टर है ना, कहीं न कहीं वो मन में ख्वाहिश रखता ही है कि भाई उसे एक पिक्चर ऑफ़र हो जाए। और जैसा कि अनुराग कश्यप खुद आकर के बोल के गए कि भाई तू मेरे को मैसेज करता था क्या? तो विवियन ने भी बहुत सारी फ़िल्मों के लिए ट्राई करा होगा, लेकिन अंगूर खट्टे हैं और टीवी सीरियल में काम मिल गया तो मैं तो टीवी का लाडला बनूँगा, मेरे को फ़िल्में नहीं करनी। जबकि मन ही मन विवियन को भी फ़िल्में तो करनी हैं, ये हर एक्टर का ड्रीम होता है, और इस बात को स्वीकार करने में मैं तो नहीं समझता कि कोई बुराई है, लेकिन यही तो विवियन है। वो खुद को इतना सुपीरियर दिखाना चाहता है कि भाई मैं तो फ़िल्मों से भी बड़ा हूँ, ये है, वो है। अगर आप इतने बड़े हो तो फिर आप बहरीन में सेटल हो गए तो वहीं पर कुछ करो ना, इंडिया में आकर के टीवी सीरियल वगैरह क्यों कर रहे हो, शो क्यों कर रहे हो? आप कुछ ना कुछ तो आपके एम्बिशंस होंगे ना, इसीलिए आप बहरीन से इंडिया आते हो। लोग तो इंडिया से बहरीन जाते हैं कमाने, आप बहरीन से इंडिया आए हो क्यों? क्योंकि आपको सेलिब्रिटी स्टेटस चाहिए, आपको अच्छी खासी फॉलोइंग चाहिए, आपको वो जो स्टार का जो टैग है ना, आपको वो चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको फ़िल्में ज़बरदस्त तरीके से दे सकती, लेकिन आपको भी पता है कि कलर्स के अलावा आपको कोई काम देगा नहीं बाहर। और जितने भी टीवी के जो बड़े-बड़े नाम हैं, चाहे वो करण सिंह ग्रोवर हो, चाहे वो फेकसवी हो, चाहे वो अमर उपाध्याय हो, एक शाहरुख खान ही है जो कि टीवी से फ़िल्मों में आया और बॉलीवुड का किंग बन गया। और ये अचीव करना, ये सक्सेस अचीव करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और विवेन को भी अच्छे से पता है, इसीलिए वो टीवी तक खुद को रोक करके रखे बैठा है, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। लेकिन बातें बड़ी-बड़ी, नहीं मेरे रोल्स पोल्स अपार्ट है, ये है, वो है। आप मुझे बताइएगा, इसके जो सीरियल थे शक्ति और 1-2 और जो सीरियल करे इसने ईशा के संग, क्या वो पोल्स अपार्ट वाले सीरियल थे? हर सीरियल में वही धूम-तन-न-न, आज मैं मेरे परिवार को बचाऊँगी, आज मैं मेरा मंगलसूत्र का फर्ज निभाऊँगी, आज मैं टाइकून बन के मीटिंग करूँगी। यही सब तो होता है। वो मैंने प्रोमो देखा वो बलम थानेदार का, जिसमें जो थानेदार उसका पति है वो तो कुछ नहीं करता, सारा काम तो वो लड़की ही करती फिरती है। एंड आई एम श्योर शक्ति, भक्ति और जो भी सीरियल थे उसमें विवियन भी बस एक शो पीस बन करके रहता होगा। सिर्फ पूरे एपिसोड में एक डायलॉग दे करके निपटा देता होगा अपने सीन, और बाकी सीन वो छुबीना संभाल लेती होगी। खैर, उन चीज़ों से हटकर वापस एपिसोड में आ जाते हैं। तो एक दिन पहले ये करेंसी वाली टास्क होती है, वहाँ टाइम गॉड के दावेदार बन जाते हैं रजत, अविनाश, श्रुतिका और चुम। चूंकि बिग बॉस ने कहा कि सिर्फ 3 दावेदार होंगे, लेकिन श्रुतिका और चुम की करेंसी 7-7 हज़ार पर रहती है। हालांकि 7,200 रहते हैं करण के पास, लेकिन उसकी जो करेंसी है
वो इससे अविनाश और रजत से कम रहती है। और रजत के पास भाई बगैर कुछ करे ही 22,500 आ जाते हैं। कशिश, ईडन, यामिनी, ईशा, इन सब ने अपने अपने पैसे दूसरों को दे दिए। अब ये सवाल उठना चाहिए इन लोगों से वीकेंड का वार में कि आप क्या फॉलोअर बनने के लिए आए हो क्या? आपको खुद को टाइम गॉड नहीं बनना है क्या? जिस तरह से कशिश और ये यामिनी, ईडन, सारा, हाँ, बग्गा जो है वो किससे बोलता है? चाहत से बोलता है कि मेरी तो कोई प्रायोरिटी नहीं है, रजत मुझे मेरी प्रायोरिटी रखता नहीं है, तो मैं उसे अपनी प्रायोरिटी क्यों बनाऊं? इन सारी चीजों में बग्गा अलग थलग पड़ चुका है भाई, उसे कोई भी नहीं पूछ रहा। इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर, लेकिन घर में भाई एक डस्टबिन जैसी औकात हो गई है उसकी, जिसे सिर्फ कचरा फेंकने के लिए यूज किया जाता है। गजब बेइज्जती है। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई स्ट्रैटेजी है और ना ही कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो बग्गा का घर में रहना ना रहना कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। निकाल के फेंको इस कचरे को बाहर। तो ये जो दावेदार जो लोग बनते हैं, फिर कल आपने देखा वो सर्कल में गोल गोल घूमो, पानी का बाउल हाथ में लेकर के चलो, जहां पर रजत दलाल ओपनली तांडव के रूप में अपनी गुंडागर्दी दिखाता है। तो रजत दलाल पहले ही राउंड में एकदम सांड की तरह भगता है, अविनाश, चुम, श्रुतिका तीनों को धक्का दे देता है, लेकिन बेशर्मी देखो, मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने धक्का नहीं दिया। अब यहाँ पर बिग बॉस इस टास्क में संचालक किसको बनाता है पहले राउंड में? कशिश को। वो कशिश जो कि टोटली रजत के फेवर में ही है, क्योंकि रजत ने उसको सपोर्ट करा था ना नॉमिनेशन टास्क में, तो भाई वो उनके हीरा मंडी के दल्ले ग्रुप में उसने एंट्री कर ली है। पहले राउंड में रजत ने जो गुंडागर्दी करी, धक्कम धुक्की, उसे वो इग्नोर करने की कोशिश करती है। गेम रीसेट हो, वहां पर चाहत पांडे आकर के उसका बाउल गिरा देती है और रजत हो जाता बाहर। फिर भाई साहब श्रुतिका का नंबर आता है, श्रुतिका हो जाती है बाहर। फिर यहाँ पर चुम और ये अविनाश बचते हैं और ये चुम का बाउल गिरा देता है रजत। इस तरह से अविनाश जो है वो भाई साहब टाइम गॉड बन जाता है। और टाइम गॉड बनते से ही, हालांकि बनने से पहले बड़ी बड़ी बातें वो करता है कि भाई ये इंड्योरेंस का गेम था, हम एंड तक लड़ते, चुम और हम आपस में फेयर तरीके से खेलते। मतलब ऐसा है कि अविनाश मन ही मन तो सोच रहा होगा, अरे रजत तूने बहुत अच्छा करा भाई, मैं जीत गया, मैं टाइम गॉड बन गया। लेकिन दिखावे के लिए, अरे मुझे तो फेयर खेलना था, अरे रजत तूने खराब करा है, ये वो। क्या है कि अविनाश मिश्रा सोच रहा होगा कि किसी को क्या ही पता चलेगा, महानता और फेयर गेमर की कहीं ना कहीं एक्टिंग कर लेता हूँ, दुनिया तो बेवकूफ है, बाहर पीआर को बिठा करके आए हैं। अरे अविनाश कितना अच्छा गेम खेल रहा था, अरे अविनाश ने देखा वो चुम का बाउल भरने की कोशिश करी, दिल का कितना अच्छा है। और पटना में बैठी अविनाश की मम्मी, हमार लौंडा गेम को कितना इंटरेस्टिंग बना रहा है, हमार लौंडा, आहा, नजर न लग जाए तो है, ओहो क्या बात है। खैर तमाम तांडवपंती के बाद अविनाश जो है वो टाइम गॉड बन जाता है और काफ़ी फनी तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से वो ड्यूटी अलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इसके बाद एक गो चीज़ करके कोई टास्क होती है। इन सारी चीज़ों के बीच में हम क्या देखते हैं कि रजत दल्ले की जबरदस्त वाली दोगलापंती। कभी वो बोलता है कि मैंने टक्कर नहीं मारी, कभी श्रुतिका से बोलता है कि हाँ टक्कर लग गई, कभी बोलता है कि पाड़ दूंगा पाड़ दूंगा पाड़ दूंगा। भाई वीकेंड का वार में सलमान खान के सामने इस तरीके से पाड़ दूंगा, किसी के बाप से नहीं डरता। अरे बाप शब्द के ऊपर अब किसी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया, अविनाश, ईशा वगैरह किसी ने भी कोई मुद्दा नहीं बनाया। अब मजे की बात यह है मित्रों कि रजत दलाल ने यहाँ पर इनडायरेक्टली सारे कंटेस्टेंट को कहीं ना कहीं चैलेंज भी करा और ये भी बोल दिया कि किसी के बाप में दम हो तो पाड़ के दिखाओ। तो भाई ये बात तो ईडन, कशिश, यामिनी सब पर लागू होती ना, लेकिन अभी रजत के ग्रुप में ना वो, तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। अविनाश मिश्रा जो कि बाप शब्द के ऊपर भड़क जाता है, उसने भी यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं बनाया। तो यहाँ पर रजत अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रहा था। और क्यों दिखा रहा था? बिकॉज वो जो आरफिन की जो बेगम जान है सारा, अब वो सेव नहीं हो पाएंगी ना, क्योंकि रजत तो टाइम गॉड बना नहीं है। अब जिस तरीके से रजत दलाल ये टास्क हारने के बाद बौखला गया है, पागल सांड की तरह तो वो बिहेव करता ही है। ऊपर वाले ने उसको बॉडी भी ऐसी दी है, ह्यूज बल्कि बॉडी है, तो उसका वो गलत फायदा उठा रहा है। इन बातों के साथ साथ वो खुद तो चाहत पांडे के जो 2300 वोट है उन्हें ट्रैक कर सकता है, बट चाहत पांडे अगर पुलिस केस की बात करे या फिर करण 14 मेडल की बात करे, ये पर्सनल गए ना, इनकी ब्योत भी नहीं है इतने मेडल जीतने की, पाड़ दूंगा भाई। ऐसा है कि अभी थोड़े दिन पहले ही फराह खान बोल करके गई हैं कि रजत तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम फिजिकल हुए तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। तो रजत दलाल खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और पता चल रहा है कि ठस बुद्धि लोगों में अकल नहीं होती है, अक्खड़ बुद्धि है रजत दलाल, वो ठस बुद्धि जिसमें दो कौड़ी का दिमाग नहीं है। जस्ट बिकॉज कि तुझे 2-4 फॉलोअर्स मिल गए हैं जिनमें खुद में कोई दिमाग नहीं है, तो रजत दलाल खुद को बड़ा मास्टरमाइंड भाई समझे फिर रहा है। इस गलत फहमी का जो बबल है उसे पहली फुर्सत में फोड़ा जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से विवियन जो कि बड़ा लॉजिकल माइंडसेट वाला इंसान बना फिर रहा है, जब भी करण उससे कुछ काउंटर करता है विवियन को भाई काटो तो खून नहीं, कोई जवाब नहीं आते उसको विवियन को, लेकिन फिर भी खुद को मैं लॉजिकल हूँ, मैं समझदार हूँ,
ये है वो है, तो उसकी जो गलतफहमी है ना, इसका बबल भी फूटना ज़रूरी है। अब इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियन, जैसे कि टाइम गॉड बना, फिर एक तांडव हुआ और फिर कहानी में ट्विस्ट आ रहा है जिसमें कि विवेन की फ़ोटो वो फिर से फेंक रहा है। ईशा को लग रहा है कि अविनाश अब मेरे हाथ से निकल चुका है, अब चप्पू-पप्पू अलग-अलग हो जाएँगे तो फिर ईशा का क्या होगा? एक्चुअली में ईशा के रोने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अविनाश हाथ से निकल रहा है। अब इन सारी बातों के बारे में क्या है आपकी टिप्पणी? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।